आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाऊँगा। ये पार्ट्स में आप देखे होंगे स्लाइडर जो बना रहता है, ये एक तरह का इंक्लाइंड प्लेन है। 3D में इसी बात को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, बट हम लोग यूजुअली इस तरह का डायग्राम बनाएंगे जहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसका ये एंगल है और इसको जनरली राइटर्स इसको रन लिख देते हैं, इसको राइज लिख देते हैं, और ये स्लैंटिंग लेंथ है। ऐसा कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि 2 मीटर राइज है एंड 20 मीटर रन है, उस इंक्लाइंड प्लेन में कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह की चीज़ें निकालने के लिए अपने को दी जा सकती हैं। आज हम बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन के मोशन की स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखा देता हूँ। डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट के लिए कुछ बेसिक बातें अपने को सीखना है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें मेरे को लेना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये पहले भी मैं आपको बता रखा हूँ, आप वहाँ पढ़ भी लिए हैं, बट रिवाइज करने में अपने कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट लेंगे, आई जे के फॉर्म में भी लिख करके कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ आपको ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट ही लेना चाहता हूँ। सपोज़ मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर मान लेता हूँ मैं। ये वेक्टर ए है जिसकी लेंथ ए है, और मेरे को इस लाइन पर इसका कंपोनेंट चाहिए और इसके परपेंडिकुलर चाहिए। ये थीटा हो गया, और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कंपोनेंट के लिए इधर की तरफ आप ले सकते हैं। मान लेता हूँ ये कंपोनेंट A1 है और ये कंपोनेंट A2 है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा लगा दीजिए। कॉस थीटा होगा ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, A1 डिवाइड बाई A। यहाँ से मैं A1 लिख सकता हूँ। A1 इज इक्वल टू A कॉस थीटा, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वाला कंपोनेंट होगा वो कॉस वाला होगा, जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा वो कॉस होगा, और दूसरा वो लाइन जो एंगल वाली लाइन के परपेंडिकुलर है उसमें साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा लिख देता हूँ। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, A2 बाई A। देयरफॉर A2 विल बी इज इक्वल टू A साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा। ये दो कंपोनेंट हो गए। आगे अपने इनको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा वो तो होगा हमारा साइन थीटा वाला, कॉस थीटा, और जो दूसरा है नॉर्मल वाला वो आ जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट। दो हमारे पास कंपोनेंट आ गए किसी वेक्टर को। हमारा किसी वेक्टर को बनाने के लिए बार बार यही काम पड़ता रहेगा। सपोज़ मेरे पास कुछ इधर की तरफ मैं ऐसा कुछ एक डायग्राम आपको बना देता हूँ कंपोनेंट के लिए। ये हो गया, और ये एक वर्टिकल लाइन मैंने बना लिया, और इधर की तरफ से भी मैंने एक लाइन बना देता हूँ। ये इधर की तरफ से एक लाइन जा रही है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। अब इधर की तरफ तो मैं एक कोई फोर्स ले लेता हूँ। सपोज ये वाले फोर्स का नाम मैं mg रख देता हूँ। ये वाला फोर्स मैंने mg लिख दिया, कोई भी लिखा जा सकता है, ये mg लिख दिया मैंने। ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये आपस में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मुझे क्या चाहिए कि इसका कंपोनेंट इसमें चाहिए और इसमें चाहिए, है ना। इस लाइन के साथ तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। जब मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लिखूँगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा, जिसके साथ लाइन बनेगी। और ये वाला जो कंपोनेंट है, दूसरा वाला जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, वो वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। आप भी ध्यान रखें, अभी मैंने आपको उधर सिखाया था कि यदि आपके पास कोई भी एक वेक्टर हो ए, और आप दो लाइन सबसे पहले यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब मुझे यदि ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये एंगल थीटा है, ये जो कंपोनेंट आएगा जिसके साथ एंगल बन रहा है वो तो आएगा A कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला है इसके परपेंडिकुलर वो तो आ जाएगा A
साइन थीटा। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो ये मेरे पास एक वेक्टर था जिसका नाम मैंने mg रखा। ये वाली एक लाइन है एंगल थीटा पर और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ। इसी तरीके से मैं जस्ट अभी आपको कंपोनेंट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बार बार इनका काम पड़ेगा, भूल जाते हैं तो आप हमेशा रिफ़र कर सकते हैं। ये मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन बना लिया, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ये दोनों लाइन्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से मैं एक वेक्टर बनाना चाहता हूँ, ये दिस वेक्टर इज़ n, ये ऐसे बना लिया और ये वेक्टर इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ये मैंने बना लिया। अब मुझको इसके दो कंपोनेंट चाहिए, इधर बना दिया मैंने और ये वाली ये लाइन है, तो जिस लाइन के साथ एंगल और ये दो लाइन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सो जब मैं इस वाले को लिखूँगा तो ये जो एंगल जिसके साथ बनेगा वो कंपोनेंट तो मेरे को लिखना पड़ेगा n cos थीटा, और इस वाले को जब मैं लिखूँगा तो इसको लिखूँगा n sin थीटा। इस तरीके से मैंने एक एंगल मार्क करके बना दिया। अब आगे इन्हीं को यूज़ करके मैं आपको इंक्लाइंड प्लेन में सिखा रहा हूँ कि कैसे हम जो इसको ले सकते हैं। सो आप हमेशा ध्यान रखिए वेक्टर कंपोनेंट लेने के लिए ये जो दो लाइंस हैं, मान लेता हूँ ये कोई एक लाइन हो गई L1, ये कोई लाइन हो गई L2, तो L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा थीटा वो कॉस कंपोनेंट होगा, और जो दूसरी वाली लाइन है इस पर जो परपेंडिकुलर है, हमें सिर्फ दो लाइन पर परपेंडिकुलर चाहिए जो आपस में क्या हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हैं इसलिए हम इस कंपोनेंट का नाम रखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आप यहाँ से यदि इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिससे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं। दो मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल बता दिया। अब मैं इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलरेशन निकालना आपको सिखाऊंगा। सो फर्स्ट है एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ। अब स्मूथ इसे लिख रहे हैं कि हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। सो सबसे पहले मैं आपको एक इंक्लाइंड प्लेन बना के दिखाऊंगा। ये हो गया, ये तो आप इसकी ये और ये वैल्यू देंगे, ये तो आप एंगल बता देंगे इसके, बस ये हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, एंगल थीटा बना लिया। अब मेरे पास एक ब्लॉक है, यदि मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे की तरफ जाएगा। सो मुझे बताना है कि ये ब्लॉक इधर किस एक्सेलरेशन से जाएगा, इधर ही की तरफ जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर आप छोड़ेंगे तो ब्लॉक इसके लॉन्ग स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा, फिर आगे स्मूथ होगा तो इधर की तरफ जा रहा होगा, लेकिन पहले इधर ही स्लाइड करेगा। सो जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ होगा, एलॉन्ग द इंक्लाइंड होगा, है ना। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट अपने आप ही क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 90 डिग्री पर वो दो वेक्टर से cos 90 जीरो होता है। सो यदि इसका इधर की तरफ कंपोनेंट, जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होता है फोर्सेस के कंपोनेंट हमेशा हम उधर ही की तरफ लेंगे। ये मैंने आपको सिखा रखा है कि F = m × a। इस सिंपल वेक्टर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि F एंड a आर इन सेम डायरेक्शन। ये छोटी सी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिधर की तरफ आपका एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे मैं इसमें लगा दिया तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये एक बार इनलिस्ट कर लेते हैं। सो कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये देखते हैं। तो फोर्सेस ऑन ब्लॉक, जो हमने ब्लॉक ले रखा है उसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो फोर्स लगेगा mg क्यों लेगा, बिकॉज ब्लॉक के पास अपना मास है। तो ये मैंने आपको वेट बताया था कि वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो इसका mg लेगा। दूसरी, ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा है तो एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स लग जाएगा n। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि न तो हमने स्ट्रिंग बांध रखी है, स्ट्रिंग बांध रखे तो टेंशन लग रहा होता, बाहर से हमने कुछ एक्सर्ट नहीं कर रखा है, तो ब्लॉक पर सिर्फ दो फोर्सेस हैं। नॉर्मल कंटैक्ट सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा।
सो अब मैं जो है इसका FVD ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद इसे कंपोनेंट लेंगे। ये थोड़ा प्रैक्टिस वाली बात है, अभी आप क्लास 11th में हैं, सो आपको ये बात प्रैक्टिस करनी होगी। अब आगे का नहीं बना रहा मैं। और यहाँ पर आप जो है ये ब्लॉक बनाएंगे। ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया। ब्लॉक बना लिए तो mg तो वर्टिकल होगा, mg इज़ वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया mg फोर्स। कितना ही बड़ा बना सकते हैं। और इसको इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो जो परपेंडिकुलर है इस पर, उस पर तो आपका लगेगा नॉर्मल। ये नॉर्मल है। नॉर्मल ऐसा क्यों लगेगा? बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो mg तो वर्टिकल होगा। वेट ऑफ द बॉडी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो वेट इज ऑलवेज वर्टिकल। तो ये वर्टिकल होगा। तो जो हमारा mg है वो किस डायरेक्शन में लगा? वर्टिकल लगा। ये हमेशा ही लोग है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, इनके कंपोनेंट चाहिए दो। एक तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और एक इधर की तरफ चाहिए बस, और कोई कंपोनेंट मेरे को चाहिए नहीं। along द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो ये दो लाइन खींच दिया। ये एक लाइन इंक्लाइन प्लेन की तरफ है और ये वाई लाइन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब छोटी सी एक बात देखिए, आप हमेशा याद रखना, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा हो गया, है ना। ये आप ज़रूर ध्यान रखना, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो उनकी परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी होता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप इसमें बार बार अटकेंगे। ये थीटा हो गया। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक लाइन मैं ये ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, है ना। ये हमारी लाइन वर्टिकल है और ये लाइन इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ऐसा मैं क्यों बोलना चाहता हूँ? ये थीटा, ये 90, तो बचा कितना? 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 हो गया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप ये देख लेना, ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। अब आप देखिए, नॉर्मल तो इसी की तरफ है, तो उसका तो कंपोनेंट होगा नहीं, इसी लाइन पर है, उस लाइन पर है, तो वो एन ही रहेगा। और इधर की तरफ कंपोनेंट होगा नहीं, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो नॉर्मल तो इसी लाइन पर, जब उस लाइन पर है तो कंपोनेंट कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन mg नहीं है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, कौन सा? mg cos थीटा, और एक इंक्लाइंड प्लेन की तरफ होगा mg sin थीटा। सो आने वाले टाइम में आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट उसे कंपोनेंट लिख सकें। बाई प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे हमें हो गई वैसे आपको भी हो जाएगी। सो इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट mg का इधर होगा। मैंने mg को हटा दिया, ये mg यहाँ से हटा दिया। mg के अब दो कंपोनेंट लिख रहा हूँ, एक ये और एक ये। सो इधर की तरफ लिख रहा हूँ मैं mg cos थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन की तरफ लिख रहा हूँ mg sin थीटा। नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वो प्लेन के नॉर्मल है, इसलिए इसके लॉन्ग होगा ही नहीं, है ना। जैसे मान लिया, थोड़ा सा यदि आपको इस बात को समझने में समस्या आ रही है तो आप ये देख सकते हैं कि मान लो मैंने एक्स वाई मान लिया, है ना, एक्स वाई एक्सिस माना, और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है जो एक्स में है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो तो ए होगा, लेकिन इसका ए वाई कंपोनेंट 0 होगा, उधर की तरफ जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो ए का 90 0 आ जाएगा। सो यदि वेक्टर जिस लाइन पर है, यदि आप उसी पर कंपोनेंट निकालते हैं, तो वो जो लेंथ है वही उसका कंपोनेंट है, और जो 90 डिग्री पर है उधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। सो जो नॉर्मल है ये तो इधर ही है, इसी लाइन पर है, और मैं इसी लाइन पर लेना चाहता हूँ नॉर्मल, और एलॉन्ग द इंक्लाइंड मेरे को मोशन किधर की तरफ है? एलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन है। तो मेरे जो फोर्सेस के कंपोनेंट होंगे वो सिर्फ दो डायरेक्शन में होंगे, एलॉन्ग द इंक्लाइंड एंड नॉर्मल टू इट। तो एलॉन्ग द इंक्लाइंड तो एक्सेलेरेशन होगा और नॉर्मल टू इंक्लाइंड एक्सेलेरेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने इधर की तरफ बनाया। सो इधर की तरफ इंक्लाइंड प्लेन में जो फोर्स है इस डायरेक्शन में ये इतना आ गया। अब मेरे पास ये नॉर्मल और था, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास ये नॉर्मल हो गया, बस ये हो गया। अब इसका एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है? सो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज डाउन द प्लेन। तो जिधर एक्सेलेरेशन उधर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? केवल mg sin थीटा लग रहा है। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास। सो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा? फोर्स बाय मास के होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उधर फोर्स कौन सा लग रहा है? केवल mg sin थीटा। इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे इसको कितना? mg sin थीटा
डिवाइड बाई एम, एम से एम कैंसिल हो गया। सो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब आप इसको हमेशा याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो यदि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है यदि ये इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया वाला सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है, यदि कोई भी ब्लॉक यहाँ स्लाइड करके आ रहा है तो उस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ए होगा और ए किसके इक्वल होगा, जी साइन थीटा के इक्वल होगा। और प्लेन कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है, तो हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब फ्रिक्शन होगा तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें जो इस इधर की तरफ है वो फोर्स एम जी साइन थीटा। तो चाहे आपका ब्लॉक की वेलोसिटी डाउनवर्ड हो या ब्लॉक की वेलोसिटी अपवर्ड हो, दोनों ही कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउन द प्लेन ही होगा। सो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि जैसे आप ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पर आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इस इंक्लाइंड प्लेन में आपने एक बॉडी रख दिया किसी मास की, ये बॉडी की वेलोसिटी इधर की तरफ है, सो इधर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इधर है तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही की तरफ होगा। एक्सेलरेशन तो डाउन द प्लेन ही होगा। सो ए इज इक्वल टू कितना होगा, जी साइन थीटा। क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती रहेगी। किसी बॉडी को यदि आप स्लाइड करके हैं तो स्लाइड करके जब नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती उसकी स्पीड बढ़ती है इधर की तरफ। मान लिया, अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपने ऊपर की तरफ स्लाइड कर, तो ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर है लेकिन उसका एक्सेलरेशन ऊपर नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही होगा। सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ए, वो किसके इक्वल होगी, जी साइन थीटा की इक्वल होगी। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीजेज। यदि इफ़ बॉडी इज मूविंग अप द प्लेन देन स्पीड विल डिक्रीज, और यहाँ पर डाउन द प्लेन है तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीजेज। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आप काइनेमेटिक्स में सब सीख लिए होंगे, है ना। मैंने तो आपको एक बहुत बेसिक सी बात यहाँ पर सिखानी चाहिए, एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। सो एक्सेलरेशन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में हमेशा किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, कोई और फोर्स नहीं लगे। कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है, एम जी। और बहुत प्रिसाइजली बोलना चाहते हैं तो एम जी का वो कंपोनेंट जो किधर की तरफ है, इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में है। सो आप एकदम बहुत क्लियर डायग्राम बना करके, ये ज्योमेट्रिकली आप इसकी स्टडी करके आप इसको बना करके घर में रखिए, है ना। ये आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस ट्रायंगल में एंगल थीटा होगा, ये 90 होगा तो बचेगा कितना, 90 माइनस थीटा। चूँकि ये इंक्लाइंड प्लेन और ये लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा के इक्वल जरूर होगा, है ना। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है। सो ये वाली जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो जो एंगल दो लाइन के बीच में होता है वही हमेशा उनकी परपेंडिकुलर लाइन के बीच में होता है। ये मैंने आपको इधर बता रखा है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से एंगल थीटा बना रही हैं। इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर है और इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइन्स। ये छोटी सी ज्योमेट्री की थ्योरम 9th या 10th में आप पढ़े होंगे। नहीं भी अपने को थ्योरम याद है तो आप बेसिक एंगल से निकाल सकते हैं, बट आप याद रखिए यदि हम किसी भी ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं तो ब्लॉक पर दो फोर्स लगेगा, एम जी जो वर्टिकल लगेगा, वर्टिकल मतलब सीधे इधर की तरफ लाइन खींचेंगे, दिस इज़ योर वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया इधर, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हर दोनों के बीच का कितना होगा, एंगल 90 होगा। हमारे जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ना वो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, वो दोनों के बीच से चल रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इसलिए हमें जो फोर्सेस लेना है वो इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में ही लेना है। सो एम जी है तो इधर की तरफ कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये वाला मैंने अभी आपको बताया कितना, एम जी कॉस थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया और इधर वाला एम जी साइन थीटा हो गया। एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर बीच से जा रहा था, तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। सो एक इधर हो गया और एक इधर, और बीच से एम जी इधर की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच से जा रहा होगा, ऐसे बता सकते हैं हम। अब एक्सेलरेशन मैंने बताया, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स डिवाइड बाई मास के। फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा बाई एम, सो एक इसके इक्वल हो गया जी साइन थीटा के इक्वल होगा। अब आप ये तो हमारा सरफेस स्मूथ है, सो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड किसके इक्वल होगा, जी साइन थीटा के इक्वल होगा। अब मैंने दो केस कंसीडर किया
कि हमने ब्लॉक को स्लाइड करके छोड़ दिया तो ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है जी साइन थीटा, तो स्पीड बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। इधर की तरफ मैंने ब्लॉक को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, सो ब्लॉक इज मूविंग अप। यदि ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल डिक्रीज। लेकिन एक्सेलरेशन उसका डाउन द प्लेन ही होगा हर कंडीशन में, यदि उस पर लगने वाले फोर्सेस केवल दो हैं, एक mg और दूसरा नॉर्मल। यदि केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा के इक्वल होगा। अब मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ इसमें क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, छोटे छोटे, कोई बहुत कठिन से क्वेश्चन नहीं होंगे। सो सॉल्व करते हैं। ये मैं आपके पास यहाँ एक ब्लॉक लगा देता हूँ, यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया और ब्लॉक का मास कितना कर दिया 2 kg का, और ये 30 कर दिया है ना। और इसमें मैं इधर की तरफ फोर्स F लगा देता हूँ बैक डायरेक्शन में इधर की तरफ। सो मेरे को F की वैल्यू चाहिए जिससे ये ब्लॉक उस पर स्लाइड ना करे, वहीं पर जहाँ पर है वहीं पर है। फाइंड फोर्स F फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तो ब्लॉक स्लाइड कहाँ करना चाहेगा? इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में। एकदम छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन लगा रहे हैं। जब तक आप क्लास 11th में एलिमेंट्री बातें अपने आप नहीं सोच पाएंगे, डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तब तक आगे बहुत बड़ी फिजिक्स का कोई मतलब नहीं होता है। ये 30 डिग्री पर हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक पर नॉर्मल लगेगा और mg लगेगा। नॉर्मल तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, बट फिर भी आप चाहें तो नॉर्मल फोर्स को बना सकते हैं। अब आप देखिए इधर की तरफ तो मैंने एक फोर्स F लगा रखा है, ये F हो गया। एक मैं इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगाऊंगा? mg लगा दिया, और एक इस पे इस इंक्लाइन पर 90 डिग्री पर एक नॉर्मल लगाऊंगा। तो हमारे पास 3 फोर्स हो गए। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर है, अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये फोर्स F है। अब अलग अलग डायरेक्शन लग रहे हैं, ये वर्टिकल लग रहा है, ये प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, और ये प्लेन के पैरेलल लग रहा है। 3 फोर्स है। अब हमें बोल रहा है कि इसका ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, वहीं पर है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। ब्लॉक स्लाइड करना कहाँ चाहेगा? डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड करना चाहेगा, मतलब इधर की तरफ एक्सेलरेशन 0 होगा और इधर भी 0 होगा। सो आप जो है 2 डायरेक्शन कंपोनेंट आप कहीं पर भी बना सकते हैं, बट ये जो फोर्स निकालना है वो किधर की तरफ है? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, इसलिए मैं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो है इन फोर्सेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो आप 2-2, 3-3 अभी शुरू में डायग्राम बनाइए। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये F हो गया, ये mg है, तो mg का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा। ये इधर की तरफ हो गया mg cos थीटा, और ठीक ये इसके इधर की तरफ नॉर्मल होगा। यही ले लिया मैं। कंपोनेंट किधर की तरफ ले रहा हूँ? आई एम टेकिंग कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन एंड नॉर्मल टू इट। तो इधर तो mg cos थीटा था, और इधर वाला जो आएगा mg का कंपोनेंट वो साइन थीटा। मैंने 2 ही डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया है, एक अलोंग द इंक्लाइन एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। जितने भी फोर्सेस हैं उनके सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे। F ऑलरेडी इंक्लाइन के पैरेलल था, N ऑलरेडी इंक्लाइन के नॉर्मल था, तो इन दोनों का मेरे को कंपोनेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा mg ना तो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में है और ना उसके परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने mg कंपोनेंट लिया। ये एंगल 30 है, ये 90 है, ये 60 हो गया। यदि ये 60 हुआ और ये टोटल 90 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 60, तो बचा कितना? 30। इस तरीके से 30 आ गया, तो आप बता सकते हैं। अब हमें पता है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। जब ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है तो टोटल फोर्स भी 0 होगा। अब टोटल फोर्स 0 कितना होगा? F यदि इधर की तरफ है, mg साइन थीटा इधर है, जितना F है उतना ही mg साइन थीटा होगा, नहीं तो फोर्स 0 होगा नहीं इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में। सो F विल बी इज इक्वल टू mg साइन थीटा। थीटा यहाँ पर किसके इक्वल है? 30 के। सो मैं यहाँ पर थीटा हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 30, यहाँ पर भी थीटा हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 30। सो mg साइन 30, तो mg साइन 30 आ गया। mg
की वैल्यू कितनी है 2 है m, तो 2g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, साइन 31/2 है। सो ये कितना हो गया 10 न्यूटन। सो आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आ गया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई नॉर्मल फोर्स कितना है, तो नॉर्मल ऊपर है और mg cos 30 नीचे है। सो इस डायरेक्शन में भी जो होगा टोटल फोर्स 0 ही होगा। सो n विल बी इज इक्वल टू mg cos 30। सो m कितना है 2, g है 10 एंड cos 30 इज √3/2 से कैंसिल हो गया। इधर की तरफ कितना हो जाएगा 10 √3 न्यूटन, तो 10 √3 न्यूटन आ गया। सो नॉर्मल फोर्स इज 10 √3 न्यूटन एंड f इज़ 10 न्यूटन। सो ऐसे जो है हम लगा। अब यदि मैं 10 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगा दूं तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, 10 न्यूटन से कम फोर्स लगा दूं तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। अब मैं इसी में आगे इसी सेम क्वेश्चन को आगे मैं आपको एक्सेलरेशन निकलवा देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं पार्ट नंबर 1 बोल देता हूँ, उसको तो मैंने मेन क्वेश्चन बना दिया। सेम ही कर रहा हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं। एंगल 30 डिग्री है, ब्लॉक वही है मेरे पास, कितने kg का 2 kg का। और यहाँ देखिए मैंने उसको कितना फोर्स निकाला 10 न्यूटन का। एक बार चेक कर लेंगे हम, रोकना था तो f और mg साइन 30 बराबर होंगे, तो mg साइन 30 लिख दिया, m की जगह 2 लिख दिया, g की वैल्यू 10 लिख दिया और साइन 31/2, 2 से 2 कट गया, 10 न्यूटन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फोर्स है वो 20 न्यूटन का हो जाए, तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अभी आप छोटी छोटी बातें मेरे साथ सीखिए, एक बार आप बेसिक सीख जाएंगे, किसी भी लेवल का हम क्वेश्चन लगाने में समर्थ हो जाएंगे। अब आप धीरे धीरे करके हम डायरेक्ट जो है FVD बनाना चालू कर देंगे। आप पीछे से FVD रिफ़र कर सकते हैं 30। इस ब्लॉक को जब मैं यहाँ बना रहा हूँ तो इधर की तरफ देखिए फोर्स कितने न्यूटन का लगा दिया, 20 न्यूटन का। या आप चाहें तो इसको F लिख सकते हैं, मैं F लिख देता हूँ, F हो गया। mg के 2 कंपोनेंट हो गए, एक इधर एक इधर। ये वाला mg कंपोनेंट कितना होगा mg cos 30 और इधर की तरफ कितना होगा mg sin 30। और एक फोर्स कौन सा है नॉर्मल। एक्सेलरेशन हमारा किधर की तरफ होगा ये देखना पड़ेगा, mg sin 30 की वैल्यू। और ये मैंने आपको कंपेयर करके यहाँ बताया था कि देखिए 10 था, मैं 20 लगाया, तो निश्चित रूप से एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। यदि आप नहीं पता है और आप मान लेते हैं तो आप ना मान लो डाउनवर्ड मान लेते हैं तो भी कैलकुलेशन से आ जाएगा। सो इस डायरेक्शन में तो कोई हमारा अब एक्सेलरेशन है नहीं, तो वो दोनों फोर्स तो बराबर होंगे। तो n विल बी इज इक्वल टू mg cos 30। सो 2 × 10 × cos 30 इज √3/2, ये कैंसिल हो गया। सो 10 √3 न्यूटन। यदि नॉर्मल पूछा जाता तो 10 √3 न्यूटन ही आता, हमसे पूछा नहीं गया। एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ये फोर्स हमने लगा रखा है, मैंने वो एक्सेलरेशन ऊपर मान लिया। सो जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स उधर ही होगा। तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अब एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है तो इंक्लाइंड प्लेन वाले नेट फोर्स लेंगे, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर एक F लग रहा है, उसके अपोजिट mg sin 30 लगा, तो टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा F माइनस mg sin 30। दिस इज टोटल फोर्स। टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। F कितना दिया है 20, ये 2 × 10 × 1/2 और मास इज 2 × a। सो आप देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 20 - 10 कितना बचा, हमारे पास 10 हो गया। सो मैं यहीं पर लिख देता हूँ 20 - 10 इज 10, 10 इज इक्वल टू 2a। सो देयरफॉर a विल बी इज इक्वल टू 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो गया, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो गया। क्यों हुआ ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। इधर मैंने आपको सिखाया था कि जो एक्सेलरेशन है केवल mg लग रहा होता तो कितना आता, g sin थीटा आता। अब लेकिन मैंने mg के अलावा यहाँ पर एक फोर्स लगा दी, तो एक फोर्स F उधर की तरफ है, mg का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ है नॉर्मल, और वो एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे, है ना। हमें अब आगे चल के नॉर्मल वगैरह फोर्स पूछा जाएगा तो हम बार बार बना ले रहे हैं, बट हमारे पास फ्रीडम थी कि आप ये वाले फोर्सेस को ड्रॉप कर सकते थे क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो मैंने इसमें निकलवाया कि F निकालिए जिससे ब्लॉक रेस्ट में रहे, तो उसके लिए F की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब मैंने अगले पार्ट में तो 10 की जगह पर फोर्स को कितना कर दिया, 20 न्यूटन कर दिया, तो ऊपर वाला फोर्स तो मैंने ज़्यादा कर दिया। F 10 पर तो रोक पा रहा था, 10 से ज़्यादा करते ही ब्लॉक कहाँ स्लाइड करेगा, ऊपर डायरेक्शन में।
सो एक्सेलरेशन ऊपर हो, तो मैं 20 कर दिया, सो एक्सेलरेशन आ गया प्लस में आया, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको नीचे की तरफ जो है एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स को मैं कम कर देता हूँ। तो इस बार के पार्ट में तीन ही सिचुएशन हो सकती है, या तो एक्सेलरेशन होगा, या तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। यदि एक्सेलरेशन होगा तो दो होंगे, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो डाउनवर्ड होगा। यदि आप mg के अलावा कोई और फोर्स लगाएंगे तब, तो f हो गया। इस बार मैं f लगा देता हूँ यहाँ पर 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का लगा दिया। अब मैं आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सो मैं यहाँ पर ब्लॉक फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये निकाल लेते हैं। सो आप देखिए FBD मेरे को लगता है कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अभी तक बनाने। नहीं क्लियर हुआ है तो आप अभी आप पीछे से रिफ़र करके देख देख के बनाइए और प्रैक्टिस करिए। अब मैं जो है डायरेक्ट FBD ही बना दूंगा सीधा। तो इधर की तरफ तो मेरा क्या हो गया, F mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक mg cos 30 और इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin 30। और इस डायरेक्शन में कौन सा हो गया, नॉर्मल। कौन सा फोर्स बड़ा होगा ये हम अब पुराने क्वेश्चन से कंपेयर करके जानते हैं, इसलिए हम लिख पा रहे हैं। कभी बहुत बार आगे हमें पता नहीं चलेगा, तो हमें जब पता नहीं चलेगा तो फिर हम आगे देखेंगे किधर भी डायरेक्शन मान सकते हैं। सो चूँकि हमें पता है इसलिए मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया। इस डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन है सो ये वाला फोर्स बड़ा होगा और F वाला छोटा होगा। और नॉर्मल तो देखो उसी के बराबर होगा। नॉर्मल मैंने पूछा नहीं है बट फिर भी मैं लगा देता हूँ। नॉर्मल हो गया mg cos 30। ये जो ब्लॉक है वो 2 kg का ही है, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं IUM। तो 2g is 10 एंड cos 30 is √3/2। सो आप जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10√3 न्यूटन। अब आपको फोर्स एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इधर वाले फोर्स ज़्यादा होंगे। सो डाउन द फ्लोर फोर्स, डाउन द प्लेन कितना फोर्स हो गया, mg sin 30 माइनस f इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो mg sin 30 ये 2 × 10 × sin 30 is 1/2 माइनस f आपने लगा रखा है कितना, 5। तो मैंने यहाँ पर 5 लगा दिया, 2 × a। अब आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब देखिए तो कैंसिल हो गया, 10 - 5 is 5। तो 5 इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप इस तरीके से आराम से बता सकते हैं। सो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मैंने आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन करा दिया कि हम लोग इंक्लाइन प्लेन में किस तरीके से मोशन को देखते हैं। अब मैं इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको आगे और कराता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ये इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ। ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, यह एंगल थीटा है और इधर की तरफ एक पुली बना देता हूँ मैं। ये पुली हो गई। अब पुली है तो इस पुली से यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही होगी और ये स्ट्रिंग इस पुली से होकर के नीचे जा रही होगी। सो मैंने एक ब्लॉक तो यहाँ लगा दिया, इस ब्लॉक का नाम B रख दिया और इसका मास मैंने m2 रख दिया। इधर की तरफ एक ब्लॉक बना लेता हूँ मैं, इस ब्लॉक को A नाम रख देते हैं, A है और इसका मास क्या मान लेता हूँ, m2 मान लेता हूँ। हाँ m1 मान लेता हूँ, ये m1 है। सो यदि हमारा सिस्टम रेस्ट में हो तो मुझे स्ट्रिंग में एक तो टेंशन निकालना है और दूसरा m1 m2 में रिलेशन निकालना है। सो इफ़ सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब दोनों नहीं जा रहे हैं कहीं। इफ़ सिस्टम इज एट रेस्ट देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है एंड रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 भी हम आगे चल के फाइंड करेंगे अभी। सो काफ़ी आसान है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। एक एक ब्लॉक का आप फ्री बाई डायग्राम बना लीजिए और बहुत आसानी से हम इसे बता भी पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये इस वाले को बना लेता हूँ, है ना। आप काम के चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, पूरे चाहें तो पूरे बना सकते हैं।
इसका डाउन द प्लेन कितना होगा, जिधर की तरफ एक्सेलेरेशन होने के चांसेस हुआ m1g साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या है टेंशन t। आप चाहें तो इसका नॉर्मल ऊपर बना सकते हैं mg cos थीटा नीचे, चूँकि मैंने नॉर्मल पूछा नहीं है, इधर एक्सेलेरेशन है नहीं तो मैंने उसको स्किप कर दिया है ना, और इसका एक्सेलेरेशन क्या है 0 है। आप चाहें तो नॉर्मल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिधर की तरफ रिक्वायरमेंट नहीं है फोर्स की, एक्सेलेरेशन नहीं है, हम उधर के फोर्सेस FBD से हटा सकते हैं। m2g नीचे होगा और टेंशन T क्या होगा ऊपर, ये टेंशन T, एक ही स्ट्रिंग जब तक है तब तक टेंशन सेम होगा, इसमें ऊपर की तरफ होगा, इसको ऊपर खींचेगी, इसको इधर खींचेगी। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन हमेशा पुल करता है, और इस ब्लॉक का भी एक्सेलेरेशन क्या है 0 है, दोनों का एक्सेलेरेशन 0 है। तो देखिए T तो किसके इक्वल हो गया, T हो जाएगा m2 इंटू जी के इक्वल, ये तो आ गया फर्स्ट, ख़त्म ही हो गया। यदि अपने को m2 पता है तो आ ही जाएगा। और इधर की तरफ भी T किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी एक्सेलेरेशन नहीं है तो T हो जाएगा m1g साइन थीटा के इक्वल। तो T इज इक्वल टू m1g साइन थीटा, ये सेकंड हो गया। सो किसी से भी आप बता सकते हैं कि T m2g के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, तो पूरा कंपोनेंट ये इंक्लाइन द प्लेन है, तो इसका mg कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में कितना होगा mg साइन थीटा होगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन से, दोनों से आंसर एक ही आएगा। यदि आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों से वैल्यू एकदम बराबर आएगी। यदि ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो अपने आप को एक्सेलेरेट कर जाएगा, एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। सो आप यहाँ पर कितना है m2g इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, m1g साइन थीटा के इक्वल होगा। सो आप g से g कैंसिल कर दीजिए। सो देयरफॉर m2 इज इक्वल टू m1 इंटू साइन थीटा, तो m2 इज इक्वल टू m1 इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। m2 जो है m1 साइन थीटा से कम होगा, यदि केवल रोकना है तो m2 की वैल्यू हमेशा m1 से कम ही होगी, बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, 90 डिग्री पर 1 होगा, तो साइन थीटा लेस देन 1 है। सो m2 इज ऑलवेज लेस देन m1, यदि आप क्या करना चाहते हैं उसको रेस्ट में करके रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम जो है आसानी से ऐसे प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं। अब हमें एक्सेलेरेशन आगे निकालना होगा तो m1 m2 की वैल्यू दे देगा, हम वहाँ पर उसको आराम से बता सकते हैं कि यदि रेस्ट में रखना है, इसमें कोई एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं करना है, सो ये जो ब्लॉक हम हैंग कर रखे हैं उसकी वैल्यू m2 m1 साइन थीटा के बराबर होगी। अब यदि m2 इस m1 साइन थीटा से ज़्यादा है तो एक्सेलेरेशन ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, और यदि m2 m1 साइन थीटा से कम है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो आपको ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन पता करने में सुविधा होगी। तो यदि आप इस बात को याद रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर ठीक है, अपने जब ऐसे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे सो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। यदि हमने एक कोई डायरेक्शन मान लिया, प्लस में आ गया तो हमारा एजम्पशन सही है, और माइनस में आ गया तो एजम्पशन सही नहीं है, बट हम इससे हमेशा चेक करके बता सकते हैं। सो एक बार अगला एक क्वेश्चन इस तरह का लगा के देख लिया जाए। सो मैं ऐसा करता हूँ कि एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ। ये एक मेरा इंक्लाइंड हो गया, ये एंगल 30 डिग्री का बना लिया मैंने, और ये मैंने पुली बना दिया। पुली से मैंने एक ब्लॉक को यहाँ हैंग कर दिया और एक ब्लॉक को मैंने इस इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया। सो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक। सो ये तो मैं ले लेता हूँ कितना, 2 kg का, और ये ले लेता हूँ मैं 4 kg का। ये देखिए ज़्यादा हो गया, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए तब तो रेस्ट में, तो मैंने इसको ज़्यादा ले लिया, तो ये तो अब नीचे की तरफ ही जाएगा और ये कहाँ जाएगा ऊपर। सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या लगाना चाहता हूँ, फाइंड, ये अभी आप इतना जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे यदि मोशन की किधर की तरफ है, तो कोई बात नहीं, आप लगा के देख लिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो आप सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए। सो ये ज़्यादा है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो इधर इसका एक्सेलरेशन है वो उधर की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले तो आप एक इंक्लाइंड प्लेन बनाइए
उस इंक्लाइन प्लेन में आप FVD बनाएंगे। सबसे पहले ये एक ब्लॉक बनाएंगे, इसका एक्सेलेरेशन इधर ही की तरफ है, तो मैं केवल यही दो फोर्स बनाऊंगा। इसके इधर की तरफ तो टेंशन T लग रहा है, इसमें टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T है, तो ये टेंशन T है। और इधर की तरफ क्या लग रहा है, mg साइन थीटा। तो m की जगह कितना है 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2g साइन 30, ये हो गया। और आप ये वाला ब्लॉक यदि बनाएंगे तो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4g। इधर की तरफ टेंशन T है, इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। बस ठीक है। तो आप देखिए पहले इंक्लाइन प्लेन वाले के T माइनस नीचे की तरफ है, तो कितना हो जाएगा 2g साइन 30 इज इक्वल टू मास कितना था 2, तो ये 2 इंटू ए हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लिए तो 2 माइनस 2 इंटू जी 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2a। सो यहाँ इसको कैंसिल कर दिया तो t माइनस 10 इज इक्वल टू 2a। और इधर की तरफ आप ले लिए तो 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a, यहाँ लिख देता हूँ। सो 4t माइनस टी इज इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस सॉल्व कर लिया। जैसे मैंने पहले बताया था आपको इक्वेशन सॉल्व करने, सेम इक्वेशन वैसा ही है, बट ये है कि अब हमारा mg का कंपोनेंट अपने को लेना पड़ रहा है। तो इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में mg साइन 30 और नॉर्मल डायरेक्शन में mg कॉस 30, चूँकि नॉर्मल में कोई मोशन हो नहीं रहा इसलिए हमने उसे लिया नहीं। अब आप देखिए जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, मैंने बताया भी था कि आप हमेशा ऐड कीजिए। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अब आप देखिए ऐड करूँगा जब मैं, तो माइनस ये प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा। 40 माइनस 10 क्या होगा 30। सो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 30 आ गया। इधर आ जाइए आप, 2a प्लस 4a कितना हो जाएगा 6a, तो 2a प्लस 4a आ गया 6a। इसलिए जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 30/6, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एक्सेलेरेशन। एक बार एक्सेलेरेशन आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 आप किसी भी बता सकते हैं। सो आप यहाँ पर इसको जो है आसानी से देख करके बता सकते हैं कितना होगा। सो यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में है कितना t माइनस 10 इक्वल टू 2a। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 है कितना हमारे पास t माइनस 10 इक्वल टू 2a, t माइनस 10 इज इक्वल टू 2a। सो t माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू a इज़ 5। सो t की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 10, इधर चला गया और प्लस 10 ये हो गया, तो t इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा 20 न्यूटन का होगा और एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैंने देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास 4 kg, इसका 2 kg। इस वाले ब्लॉक का मास ज़्यादा है इससे, तो निश्चित रूप से नीचे जाएगा। एक्सेलरेशन 0 होने के लिए मैंने आपको पीछे कंडीशन बताई थी कि जो ब्लॉक हैंग कर रहा होता है m2 वो m1 साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो ये तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, सो हम लोग ऐसे बता सकते हैं। और आप चाहें तो मैं इसको डायरेक्ट भी लगा करके आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट लगाने के लिए ये नीचे इसका कितना होगा 4g, इसका कितना होगा 2g साइन 30। टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, है ना। सो एक बार डायरेक्ट लगा के मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे लगाएंगे। सो यहाँ पर मैं r लिख देता हूँ और डायरेक्ट मेथड है ना। सो टोटल ड्राइविंग फोर्स जो होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स या नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ये अपने पहले निकालेंगे। सो नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो सिस्टम को ड्राइव करेगा। सो आप देखिए इसका फोर्स, टेंशन तो इंटरनल हो गया, तो ये 4 है, तो नीचे की ओर कितना रहा 4g, और इसका इधर रहा, ये भी नीचे खींचना चाहेगा, इसको इधर नीचे खींचना चाहेगा, जो बड़ा होगा उसका इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कितना लिखूँगा 4g माइनस, आप देखिए इधर की तरफ ये कितना अपोज कर रहा है 2g साइन 30। तो ये हो जाएगा 2g मतलब mg साइन थीटा 2g साइन 30, ये तो टोटल उसका फोर्स हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4g मतलब 40 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा। सो टोटल फोर्स किसके इक्वल हो गया 30 के इक्वल हो गया। अब आप जो है टोटल मास निकालेंगे। सो टोटल मास लिख लिया जाए। सो टोटल मास जो है वो किसके इक्वल था, आप देखिए 2 + 4।
सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 + 4 = 6 kg। एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। नेट फोर्स मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास ऐसे बता सकता हूँ। सो नेट फोर्स इज 30/6, इट इज़ 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट वाला मैंने आपको पहले सिखा रखा है। आप देखिए एक्सप्रेशन 5 है तो एक्सप्रेशन 5 आ गया। एक बार एक्सप्रेशन 5 आ गया तो आप किसी भी बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बना करके बता सकते हैं। तो मैं 4 वाले का बना लेता हूँ। 4 वाले का बनाया तो इधर की तरफ 4g लेगा 40, ऊपर की तरफ टेंशन T है और एक्सेलरेशन A है, तो जिधर एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स ज़्यादा होगा। सो 4g - T = 4 × A, टोटल फोर्स = मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो 40 - T = 4 × 5, ये देखिए। सो यहाँ पर T की वैल्यू आ जाएगी, ये 40 - 20, सो ये आ जाएगा T की वैल्यू 20 न्यूटन। सो T आ गया 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। T आ गया 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने आपको बताया था। सो हम ऐसे क्वेश्चन हमेशा लगा सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं ये।